बीजेपी की स्ट्रेटजी ये है, अभी देख रहा हूँ कि छोटी छोटी पार्टियों को वो जोड़ रहे हैं अपने साथ में। जिसके पास कोई सांसद जिसका नाम तक नहीं सुने हो, उन पार्टियों को जोड़ करके 50 पार्टियों का गठबंधन खड़ा करके एक चेहरा सामने लाए। असदुद्दीन ओवैसी के पास, उनकी पार्टी के पास 2 सांसद हैं, हैदराबाद में विधायक, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, और जगह पर कार्डर है उनके पास। आप लोग क्यों नहीं शामिल करना चाहते? उनसे क्यों परहेज इतना कर रहे हैं उनकी पार्टी से? असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, उनका चरित्र बड़ा दोहरे किस्म का चरित्र है। 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। उत्तर प्रदेश में जितने भी बड़े चेहरे हैं, मुस्लिम, खासतौर से मुस्लिम नेताओं में, जैसे अतीक अहमद पूर्व सांसद, आजम खान पूर्व मंत्री, मुख्तार अंसारी, इन सब के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है अलग अलग मामलों में, और सबको कहीं ना कहीं परेशान किया जाता है। उनमें अतीक अहमद को तो एनकाउंटर कर दिया गया पिछले साल। और मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनके भी मुसलमानों से बहुत ताल्लुक होंगे। 4 बीवियां एक साथ रखने वाला मुसलमान, उन्हें भी शायद ही कहीं कोई मिला हो हिंदुस्तान के। तो आप ये समझते हैं प्रोपेगेंडा है कहीं ना कहीं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी एक ही पेड़ के 2 टहनी। पिछले दिनों देखने को मिला कि आरएलडी एनडीए के खेमे में चली गई। स्वागत है आपका आजाद सुध पर, और मैं हूं आपके साथ नैयर आजम। देश में लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में कई मुद्दे जो अभी चर्चे में हैं, जिनमें सीएए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इलेक्टोरल बॉन्ड और चुनाव तो है ही। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान साहब। अभी सबसे ज्यादा गरमाया कोई मुद्दा है तो वो है इलेक्टोरल बॉन्ड। अभी जब मैं रिसर्च कर रहा था वीडियो के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो देख रहा था कि समाजवादी पार्टी को 12,000 करोड़ का लगभग इलेक्टोरल बॉन्ड में से सिर्फ 14 करोड़ रुपए मिले, और टॉप 10 पार्टियों में भी उनका नाम नहीं है। जबकि समाजवादी पार्टी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की पार्टी है और 111 विधायक है। इसके बावजूद इतना कम उनको बॉन्ड क्यों मिला? क्या लगता है आपको? जब उन इलेक्टोरल बॉन्ड्स की तफसील सामने आएगी तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी को जी जिन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया होगा, जी वो निश्चित रूप से कुछ ठीक ठाक किस्म के आदमी होंगे। अच्छा, आपको खबर नहीं है? लेकिन होता है ना, पार्टी का नहीं, इंटरनल मैटर हो तो थोड़ा खबर हो। अभी अभी वो तफसील सामने आई नहीं है और मुझे जानकारी नहीं है। नहीं है कि वो 14 करोड़ रुपए जी किन किन लोगों ने दिए। जी हमारी पार्टी का तो सीधा सिद्धांत है, जी हम अपनी पार्टी चलाते हैं अपने सदस्यों से और समर्थकों से। जी हर वर्ष हम धन एकत्रित करते हैं और उसी से हमारी पार्टी चलती है। जी जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था की गई तो उस समय कुछ समर्थकों ने जी हमारे दिया होगा, हम्म, और इतनी बड़ी पार्टी और इतना बड़ा उसके समर्थकों का समूह है जी देश के अंदर और खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर, तो 14 करोड़ की राशि जो है वो कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है आज के दौर में। जी किसी इंडिविजुअल के लिए, किसी गरीब आदमी के लिए 14 करोड़ की राशि बहुत बड़ी हो सकती है, जी। लेकिन पार्टियों के संचालन में और यहाँ तो राजनीतिक दल 2700 करोड़ रुपए उड़ा दिए जा रहे हैं। जिस तरीके से संचालित होते हैं उसमें 14 करोड़ की राशि बहुत बड़ी राशि नहीं है। जी दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सिलसिला शुरू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सोची समझी नीति के तहत जी इस व्यवस्था को लागू किया था। वो जानते थे कि उन्हें पैसा देने वाले बड़े लोग हैं, उनका नाम एक्सपोज नहीं होना चाहिए। अच्छा, और हमारा तो ये शुरू से कहना रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल दरअसल वो किसी के लिए काम करते हैं, और वो काम जिसके लिए करते हैं वो इस देश के बड़े पूंजीपति हैं, और वो उन्हीं के सेवा में जी अपने आप को अर्पित किए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये जो तथाकथित सिद्धांत बताते हैं जी वो सब बहाना है। हम्म, दरअसल पूंजीवादी व्यवस्था को
जो लूट पर आधारित है, जो खसोट पर आधारित है, जो मेहनतकश विरोधी है, जी। किसान मजदूर की विरोधी है, उस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है और उन्हीं लोगों से वो धन उगाही या चंदा लेती है। जी। अ, आप जामिया मिल्लत इस्लामिया से अपनी राजनीति की शुरुआत करते हैं। जैसे आज मैं भी जामिया मिल्लत इस्लामिया का स्टूडेंट हूँ। दूसरी बात कि आप एआईएसएफ से जुड़े रहे हैं अपने छात्र राजनीति के दिनों में। अभी प्रेजेंट में जब हम इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जामिया के अंदर में एआईएसएफ का काडर भी नहीं डिसॉल्व हो चुका है। एक राज्यसभा सांसद के तौर पर, पूर्व जामिया मिल्लत इस्लामिया के छात्र के तौर पर, कभी आपने क्या कोशिश किया कि जामिया के अंदर में एक स्टूडेंट यूनियन का स्थापना होना चाहिए? मैंने कई बार राज्यसभा में डिबेट के दौरान, जब कभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के विषय में डिबेट होती है तब, और पिछले सेशन में मैंने जामिया में जब टीचर्स एसोसिएशन का खात्मा हुआ उस वक्त भी जामिया में छात्र संघ को बनाए जाने का सवाल पार्लियामेंट के अंदर उठाया। दरअसल ये कोई एक दिन में नहीं हुआ है, एक लंबे समय से। और मैं कहने में कोई मुझे संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले से जी। इस देश के अंदर शैक्षिक परिसरों का अराजनीतिकरण करने की एक मुहिम, तो मैं इसके लिए सरकार को तो दोषी मानता ही हूं। खास तौर से ये कैंपसेस को डीपॉलिटिसाइज करने की जो मुहिम निजी शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ चल रही है, उसका असर है। अच्छा। 2022 में जब आप दूसरी बार राज्यसभा के लिए नामांकन करते हैं, तो एक निजी टीवी चैनल को आप इंटरव्यू देते हैं। उसमें आप कहते हैं कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी एक ही पेड़ के दो टहनी हैं। पिछले दिनों देखने को मिला कि आरएलडी एनडीए के खेमे में चली गई। आरएलडी उस तूफान में अपने बहती गंगा में हाथ धोने चली गई। और सपा कितना मजबूत है। देखिए, सपा की जहां तक मजबूती का सवाल है, और आरएलडी का भी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर, खास तौर से मैं कहूंगा, गरीबों के बीच में, किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में, युवाओं के बीच में, छात्रों के बीच में सबसे अधिक लोकप्रिय पार्टी है। जहां तक आरएलडी और समाजवादी पार्टी एक वृक्ष की दो शाखाएं हैं, तो ये तो हकीकत है कि चौधरी चरण सिंह जी के सिद्धांतों को लेकर के हम चलते हैं। और चौधरी चरण सिंह जी अगर एक वृक्ष थे तो हम उसकी शाखा निश्चित रूप से हैं। हम ये मानते रहे हैं कि आरएलडी भी चौधरी चरण सिंह जी के सिद्धांतों को लेकर चलती है, चलती रही है। और वो किसानों के पक्ष में, मेहनत कश अवाम के पक्ष में जो चौधरी साहब का दर्शन था, उसका अनुसरण करती है। लेकिन अभी देखने में ऐसा आया है कि आरएलडी के जो चीफ हैं, जयंत चौधरी साहब, उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी के सिद्धांतों को ताक पर रख दिया है और घोर अवसरवादिता के शिकार होकर के वो एनडीए के खेमे में चले गए हैं। 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। तभी से एक पैटर्न देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी बड़े चेहरे हैं, मुस्लिम, खासतौर से मुस्लिम नेताओं में, जैसे अतीक अहमद पूर्व सांसद, आजम खान पूर्व मंत्री, मुख्तार अंसारी, इन सब के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है अलग अलग मामलों में, और सबको कहीं ना कहीं परेशान किया जाता है। उनमें अतीक अहमद को तो एनकाउंटर कर दिया गया पिछले साल। जावेद अली खान साहब उत्तर प्रदेश से आते हैं, मुस्लिम नेता है। क्या कभी डर रहता है योगी आदित्यनाथ सरकार का कि उसके मुकदमा के कहीं कोई ऐसी मुकदमा ना लगा दे? आप लोगों का आरोप रहता है कि झूठी मुकदमा है, तो क्या झूठी मुकदमा का भी डर रहता है क्या कभी? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जी। मैं किसी डर की वजह से या भयभीत होकर के नहीं कह रहा हूं, या बच निकलने के लिए नहीं कह रहा हूं। जी। मैं मुस्लिम नेता नहीं हूं अच्छा। और मुझे मुस्लिम नेता बनने का शौक भी नहीं शौक है। भी नहीं। मैं मुसलमान हूं, मेरी पहचान एक मुसलमान की है। हम मुसलमानों के नेता सिर्फ मुसलमानों के नेता बनना भी नहीं चाहते। आज आप देखिए, अभी कुछ दिनों से एक दो नेता ऐसे हैं जो संवैधानिक पदों पर हैं, जिन्हें लोग हिंदू नेता कहने लगे हैं।
अच्छा। जैसे योगी आदित्यनाथ का परिचय कहीं कराते हैं जी। तो लोग हिंदू नेता राम कहलाते मंदिर हैं। बनवा दिए, क्यों नहीं कहेंगे। लेकिन उससे पहले जितने भी बीजेपी के नेता हुए हैं, जी। इंक्लूडिंग मोदी जी, ओके। अटल जी, आडवाणी जी, हम्म, किसी को कभी हिंदू नेता कह करके मुखातिब नहीं कहेंगे। नहीं किया गया। दरअसल लोकतंत्र के अंदर किसी एक धर्म के मानने वालों का या किसी एक धार्मिक समूह का नेता नहीं होता है। नेता सबका होना चाहिए। लेकिन ये सोची समझी साजिश के तहत मुस्लिम नेताओं को, जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। पॉलिटिकल लीडर जी। डेवलप होते हैं और ऊपर उठते हैं, जिनकी पहचान बनती है देश के अंदर या इलाके के अंदर, उनको ब्रांड कर दिया जाता है कि ये मुस्लिम नेता है। दरअसल वो सबके नेता होते हैं। और लोकतंत्र के अंदर किसी एक धर्म के मानने वालों का नेता होना या एक धार्मिक समूह का ही नेता होना, ये अच्छी चीज नहीं है। तो अभी तो मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, मुसलमान हूँ, राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, समाजवादी पार्टी का वर्कर हूँ, तो मुझे मुस्लिम नेता कहलवाने में कोई न- खुशी नहीं होती, चाहे कोई इस बात का बिल्कुल बुरा बिल्कुल। माने बिल्कुल। या चाहे कोई इस बात को अच्छा माने। अगर मैं कभी नेता बनूं जी। तो मैं नेता तो सबका हैं, आप क्या नेता नेता बनूं। बन रहे हैं। अभी मैं कार्यकर्ता हूं। अगर मैं कभी नेता बनूं तो सबका नेता बनूं और देश का नेता बनूं, वो तो मैं चाहूंगा। जी। लेकिन मैं मुसलमानों का नेता बनूं, फिर उसके लेकिन अंदर मेरा जो है जो अपनी सवाल था, बिरादरी का नेता डॉक्टर साहब बनूं मेरा जो सवाल या था, मैं हिंदुओं का नेता बनूं, ये मुझे अच्छा ठीक है नहीं साहब, लगता है। ठीक है, आपको नहीं कोई बना रहा, लेकिन मेरा जो सवाल है कि मुकदमे का डर रहता है क्या कभी किस्मत में, कि कोई किसी चीज में फंसा नहीं, दिया जाए, ऐसा कुछ। देखिए, बीजेपी की सरकार में कोई कुछ करता हो या ना करता हो, हम्म। यहाँ कब किस पर मुकदमा हो जाएगा, हम्म। कब कौन जेल चला जाएगा, हम्म। इस बात का कोई भरोसा नहीं है। नहीं है। आपका ये कहना ठीक। हाँ, लेकिन डरने का जहां तक सवाल है, जी। तो हमारे दिल में जो डर नाम की ग्रंथि होती है, वो छात्र जीवन से ही पता नहीं नष्ट हो गई। क्यों नष्ट हो गई? क्योंकि कई बार जेल भी देखी, अच्छा। प्रदर्शनों में भी हिस्से लिए हैं, घायल भी हुए प्रदर्शनों में, और एक लंबा राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अपना जीवन है, तो वो डर नाम की ग्रंथि हमारे शरीर में या हमारे दिल में है नहीं। इसलिए डरने का कोई सवाल ठीक है, ही आप नहीं डरते, डर नाम के कोई जो शब्दकोश आपके नहीं। डिक्शनरी में नहीं है। ठीक है। मेरा सवाल लेकिन अगला डर से ही है, और वो इस तरह से है कि 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में सीएए को लेकर के बहस होती। आप संबोधन देने के लिए खड़े होते हैं राज्यसभा में। संबोधित करते हुए आप बोलते हैं कि भाजपा इस कानून के जरिए भारत को मुस्लिम मुक्त बनाना चाहती है, जिसके जवाब में गृह मंत्री अमित शाह खड़े होते हैं और बाकायदा आपको कोट करते हुए कहते हैं कि जावेद साहब, मैं तो क्या आप भी चाह करके भी इस देश को मुस्लिम मुक्त नहीं बना सकते हैं। हम्म। बाद में फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है, कोविड आता है और सीए वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन अभी सीए लागू हो चुका है। क्या वो जो आपको कहना था कि मुस्लिम मुक्त बनाना चाहती है, उस बात पर आप कायम हैं, डर दरअसल लगता है। आप एक लाइन को कोट कर रहे मैं हैं। पूरी भाषण को सुना हूँ तो पूरा सेंटेंस ये था कि जो टू नेशन थ्योरी या द्वि राष्ट्र का सिद्धांत, जिसके आधार पर जी। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस सिद्धांत के जनक सावरकर की हिंदू महासभा और मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग थी। उन दोनों का मानना यह था कि हिंदू एक अलग राष्ट्र है, मुसलमान एक अलग राष्ट्र है। तो मैंने अपने संबोधन के दौरान राज्यसभा में ये कहा था कि हिंदू द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब या टू नेशन थ्योरी का मतलब ये है कि हिंदुस्तान मुस्लिम मुक्त होगा और पाकिस्तान हिंदू मुक्त होगा। और मैंने ये भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े संगठन, आरएसएस से जुड़े संगठन आए दिन
तारीखें तय करते रहते हैं कि फला तारीख तक हिंदुस्तान से मुसलमानों को विदा कर दिया जाएगा, ईसाइयों को विदा कर दिया जाएगा, और हिंदू अकेला हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ये मुस्लिम मुक्त समाज बन जाएगा। इसी प्रकार कुछ शक्तियां पाकिस्तान के अंदर भी हैं जो वहां से हिंदुओं को खदेड़ने के या उनका धर्म परिवर्तन करने के चक्कर में रहते हैं। तो मैंने ये कहा था कि ये ख्वाब टू नेशन थ्योरी का ख्वाब था। मैंने कहा था ये जिना का ख्वाब था कि हिंदुस्तान मुस्लिम मुक्त हो और पाकिस्तान हिंदू मुक्त हो। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस टू नेशन थ्योरी को, उस जिना के और सावरकर के ख्वाब को पूरा कर रही है सीएए और एनआरसी लाने के साथ। मेरा ये कहना था, ये कहना मैं था। आज भी उस पर कायम हूं सीए कि तो आ चुका है। हाँ, देखिए सीएए से जो मेरा विरोध है, या जितनी भी पार्टियों का विरोध था जिन्होंने पार्लियामेंट में अपनी बात रखी, उनका विरोध इसलिए नहीं था कि किसी देश के धर्म के आधार पर जहां प्रताड़ना हो रही है लोगों की, उनको भारत की नागरिकता दिए जाए, इससे कोई विरोध हो, ये विरोध नहीं था हमारा। सीएए से मात्र विरोध ये है, एकमात्र विरोध जो सीएए से मेरा विरोध है वो ये है कि भारत की नागरिकता देने के लिए जो क्वालिफिकेशन है जी। वो धर्म नहीं होनी चाहिए। ये हमारे संविधान का मिजाज नहीं है, ये हमारे संविधान की भावना नहीं है। हम एक सेकुलर संविधान के अनुयायी हैं और हमारा देश एक सेकुलर देश कहा जाता है क्योंकि हमारा संविधान सेकुलर संविधान है जिसके अंदर धर्म के नाम पर किसी के साथ न तो भेद होगा और न किसी को तरजीह दी जाएगी। इसलिए नागरिकता की जो कंडीशन है या शर्त है या क्वालिफिकेशन है वो धर्म नहीं हो सकती है। ये मात्र मेरा विरोध था सीएए से, वो आज भी है। लेकिन जब सीए को एनआरसी के साथ ये क्लब करके भाषण करते थे और उन दिनों कर रहे थे जब सीए का बिल आया वो था, तो चल रहा है। तो फिर वो भाषण उस संदर्भ में था जहां सीए और एनआरसी एक साथ क्लब हुई थी। कल होकर के एनआरसी और सीए आता है, सीए तो आगे एनआरसी आता है, तो फिर आपका विरोध वही रहेगा। हाँ, विरोध तो है ही है, विरोध तो वही है। विरोध तो है ही। अच्छा। एनआरसी संभव नहीं है, भारत के अंदर इस तरीके की परिस्थितियां नहीं है कि यहाँ इतना जबरदस्त डॉक्यूमेंटेशन हर एक के पास उपलब्ध हो कि वो अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए यहाँ दस्तावेज प्रस्तुत करे। जी। तो एनआरसी तो इस देश में व्यवहारिक भी नहीं है। किसी को एक वर्ग विशेष के सेंटीमेंट उभारने के लिए इस तरीके की उल जलूल हरकतें कोई करे, कोई रास आती हो किसी को ऐसी हरकतें, तो बात अलग है। एक देश, एक विधान, एक संविधान, इस तरह का नारा देकर के केंद्र सरकार, पहले तो उत्तराखंड सरकार यूसीसी ला चुकी है, अब केंद्र सरकार लाने की तैयारी में है। कह रहे हैं कि 24 के चुनाव में हम 400 पार तो लाएंगे, ये क्लियर है, ऐसे प्रधानमंत्री दावा करते हैं। हाँ, और यूसीसी हम लेकर के आएंगे। व्हाट डू थिंक लेकिन अबाउट मैं इट? भारत की सामाजिक परिवेश को ठीक से समझते नहीं। किसी देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, बड़ी अच्छी बात है, इससे कोई सैद्धांतिक रूप से ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जैसे ही यूसीसी की बात आती है तो उसे मुस्लिम विरोधी एजेंडा बना करके लागू करने का दावा करने वाले पेश करते हैं। कितनी विभिन्नताएं हैं इस देश के अंदर, एक धर्म के अंदर, एक धार्मिक समूह के अंदर लोगों की शादी करने की मान्यताएं अलग अलग हैं, रहन सहन की मान्यताएं अलग अलग हैं, फूड हैबिट्स उनकी अलग अलग हैं। बिल्कुल। ये सब चीजें सिविल कोड के अंदर, पहनावे अलग अलग हैं, ये सब चीजें सिविल कोड के अंदर समाहित होती है, आती हैं। हिमाचल प्रदेश में शादी का कस्टम कुछ और है, दक्षिण भारत में हिंदू धर्म के अंदर शादी के कस्टम कुछ और हैं। इवन गोवा के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी और दूसरे लोगों को भारत के कानून ने ही जो है वो अलग से कुछ शादी के प्रोविजन दे रखे हैं। पर ये तो सारा यूसीसी को ला करके लागू कर देते हैं कि मुसलमान 4 शादी करते हैं। सारा यूसीसी का जोर इस बात पे होता है
कि मुसलमानों की 4 शादियां नहीं होनी चाहिए, जबकि मैं मुसलमान हूं और मैं बचपन से पला बड़ा भी मुसलमानों में हूं, और मैं जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी संस्था में मेरी पढ़ाई हुई है, जी। जहां ज्यादातर मुसलमान हैं और एक माहौल भी मुसलमानों का है। बिल्कुल। लेकिन मैं अभी तक किसी ऐसे व्यक्ति से मेरा वास्ता या सामना नहीं हुआ है जिसके घर में एक साथ 4 बीवियां, आज तक। और मैं समझता हूं कि ये जो हमारे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनके भी मुसलमानों से बहुत ताल्लुक होंगे। 4 बीवियां एक साथ रखने वाला मुसलमान उन्हें भी शायद ही कहीं कोई मिला हो हिंदुस्तान के तो आप अंदर। ये समझते प्रोपेगेंडा है कहीं ना कहीं? एक से ज्यादा शादियां सिर्फ मुसलमानों की लिखी जाती हैं, लेकिन अगर आप अदालतों में एक से ज्यादा शादी करने वालों के मुकदमों पर गौर करें, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारत में एक से ज्यादा शादी करने वालों की संख्या मुसलमानों के अलावा दूसरे धर्म के मानने वालों में ज्यादा है। इतने विवाद चल रहे हैं, पटे पड़े हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लोअर कोर्ट, जहां एक बीवी को बगैर तलाक दिए छोड़ करके दूसरी बीवी कुछ लोग इसमें वो सपोर्ट में अपने ये कर रहे हैं अधिकार। कि पॉलीगैमी जो नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है उस पर भी बड़ा असर पड़ेगा अगर ये होता है तो। हाँ। लेकिन नॉर्थ ईस्ट का तो, जब नॉर्थ ईस्ट में ये सीए और एनआरसी लागू नहीं कर पाते, इतना शोर शराबा करने के लिए जो दिखाया जाता है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए आई थी बेसिकली, है बांग्लादेश के हम्म। से जोड़ करके सीए को दिखाना शुरू किया था, जी। लेकिन वहां असम में एनआरसी लागू नहीं कर पाए, और नॉर्थ ईस्ट में सीएए लागू नहीं होगा। अमित शाह के कम से कम 5-7 बयान मैं निकाल सकता हूं, आप देखिएगा, जिन दिनों सीए लागू हुआ था इन्होंने वहां के लोगों को छूट दे दी थी। वहां इनर परमिट और वो दूसरी जो व्यवस्थाएं हैं उन सब से पल्ला झाड़ दिया था कि ऐसा हम यहाँ कुछ नहीं, भी नहीं करने जा रहे हैं। नहीं करने जा रहे हैं। तो जब ये नॉर्थ ईस्ट में सीए और एनआरसी तक लागू नहीं कर सकते, तो यूसीसी तो क्या, नॉर्थ ईस्ट में इतना संवेदनशील इलाका है नॉर्थ ईस्ट, चाइना के द्वार पर नॉर्थ ईस्ट है, उसके साथ तो बहुत ही संजीदगी के साथ और गंभीरता के साथ हमारी सरकारों को पेश आना चाहिए। ऐसा कोई मुद्दा, ऐसा कोई इशू नहीं नॉर्थ ईस्ट के संबंध में उन्हें बोलना या कहना चाहिए जिससे वहां चाइना को पैर जमाने का मौका ईवीएम को लेकर के विपक्ष आरोप लगाता है कि ईवीएम हैक किया जा सकता है, और जब परिणाम उनके पक्ष में आता है तो कुछ खामोश हो जाते हैं। मिले। देखिए आपका ऐसा ईवीएम पे क्या सोचना है? है, ईवीएम की व्यवस्था संदेशबद्ध व्यवस्था है, उस पर सब तरफ से शक है, कुछ पढ़े लिखे लोगों की तरफ से भी शक है, कुछ गांव देहात के लोग भी, जब पोलिंग होती है तो हम ये वीडियोस देखते हैं उनके चैनल्स पर, सोशल मीडिया में देखते हैं कि साहब वोट यहाँ डाला, निकला वहां, ऐसी मिसालें भी हैं। जब ईवीएम का रिहर्सल होता है तो ऐसे वीडियोस भी आए हैं कि रिहर्सल के दौरान बटन कोई सा दबाया जा रहा है और वोट जो है बीजेपी के निशान पर निकलता है। तो इन सब घटनाओं के चलते ईवीएम शक के दायरे में है, संदेहास्पद हो गई है, और चुनाव आयोग का ये प्रथम कर्तव्य होना चाहिए और है कि चुनाव प्रणाली को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने और दिखाने के लिए जितने भी शक के बिंदु हैं, संदेहास्पद बिंदु हैं, उन सबको दूर करें। वैसे साहब, जब मुस्लिम बहुल सीट पर जाकर के चुनाव लड़ते हैं तो आपकी पार्टी की ओर से, उत्तर प्रदेश में सपा की ओर से, बिहार में आरजेडी की ओर से, कांग्रेस की ओर से ये आरोप लगाया जाता है उन पर कि ये बीजेपी की बी टीम है, ये मुस्लिमों का वोट काटने आई है और भाजपा को फायदा पहुंचाने आई है। जब वो इतने सक्रिय हैं और वो काम कर रहे हैं हर जगह पर जाकर के, अभी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, और उनका निशाना सिर्फ सिर्फ जहां जहां मुस्लिम बहुल आबादी है वहां से वो लड़ने जा रहे हैं। आप इंडिया गठबंधन में कन्वीनर है, आप क्यों नहीं ऐसी बात रखते हैं कि उनको भी, उनकी पार्टी को भी इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए? बीजेपी की स्ट्रेटजी ये है, अभी देख रहा हूँ कि छोटी छोटी पार्टियों को वो जोड़ रहे हैं अपने साथ में, जिसके पास कोई सांसद जिसका नाम तक नहीं सुने हो, उन पार्टियों को जोड़ करके 50 पार्टियों का गठबंधन खड़ा करके एक चेहरा सामने लाए।
असदुद्दीन ओवैसी के पास, उनकी पार्टी के पास 2 सांसद है, हैदराबाद में विधायक है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, और जगह पर कार्डर है उनके पास। आप लोग क्यों नहीं शामिल करना चाहते? उनसे क्यों परहेज इतना कर रहे हैं, उनकी पार्टी से? या फिर असम में एआईयूडी से, यूडीएफ से? असम की आईडीएफ तो यूपीए का हिस्सा रही है, जी। और चूंकि मैं असम की राजनीति को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व नहीं करता हूँ, जी। इसलिए मुझे उसका कारण नहीं पता है कि किन कारणों से बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी यूपीए से अलग हुई थी। बहरहाल अब इंडिया गठबंधन बना है। नंबर एक, इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से कभी कोई पहल नहीं की गई, कम से कम मैंने ऐसा नहीं सुना। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं तो उसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि वो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, ये कोई कारण नहीं है उसका। उसका कारण ये है कि उनका जो मकसद है वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का है समाज के अंदर, और जिसमें वो सफल होते रहे। जब हम उस पैमाने पर, उस कसौटी पर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखते हैं तो उनके भाषणों का भी मफहूम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का ही निकल करके आता है। तो हम चूंकि एक सेकुलर स्टाइल में राजनीति करने के पक्षधर हैं, इसलिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने वाली ताकतों से जितना दूर रह सके और हम समाज को उन शक्तियों से जितना दूर रखने में कामयाब हो सके, इतना ही बेहतर है। असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, उनका चरित्र बड़ा दोहरे किस्म का चरित्र है। जब वो पार्लियामेंट के अंदर या किसी चैनल के माइक के सामने होते हैं तो वो प्योर कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट होते हैं और बड़े मजबूती के साथ हम्म। वो कॉन्स्टिट्यूशन को परिभाषित करते हैं और सही डायरेक्शन में परिभाषित करते हैं। जी। और दूसरा उनका जो पहलू है उनके चरित्र का, वो ये है कि जब वो जनसभा में खड़े होते हैं तो वो मुसलमानों को उसी अंदाज में भड़काते हैं जिस अंदाज में विश्व हिंदू परिषद के लोग हिंदुओं की भीड़ को मैं यहाँ भड़काते रोकूंगा हैं। आपको, इसलिए कि अगर मैं सही हूँ तो 77 सांसद लोकसभा में होने चाहिए थे, मुस्लिमों की जितनी आबादी है उस एतबार से। ठीक है, ऐसा उनका दावा है। लेकिन अभी 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ, 17वीं लोकसभा में, तो सिर्फ 27 मुस्लिम एमपी जीत कर गए, वो भी अलग अलग पार्टियों से। तो उनका कहना ये है कि हम नहीं चाहते कि तुम एमआईएम से जीतो, किसी भी पार्टी से तुम ये जीत करके तो आओ, ये कहना है उनका। आप इसको ये दोहरा बात चरित्र कैसे कह ये सकते हैं? बात ये बात वो बाहर कहते हैं, ये बात वो मुसलमानों की भीड़ में कहते हैं। वो, मैंने कहा कि वो बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशन को समझने वाले व्यक्ति हैं, बिल्कुल बैरिस्टर है। बैरिस्टर भी हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या भी बहुत अच्छे तरीके से करना जानते हैं। जो व्यक्ति भारत के संविधान की अच्छी व्याख्या करना जानता है, वो ये भी जानता है कि भारत के अंदर धार्मिक प्रिपोर्शन में, रिलीजियस प्रिपोर्शन में संसद की सदस्यता नहीं होती है। यहाँ दूसरा सिस्टम है, यहाँ सिंपल मेजोरिटी से लोग चुने जाते हैं। धर्म के अनुयायियों की संख्या के हिसाब से लोग नहीं चुने जाते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस नहीं है, और ओवैसी साहब कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। इस सवाल पर आखिरी बार मैं पलट जाऊंगा और ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा कि ओवैसी साहब से कम ऐसी कोई पहल नहीं की गई कि हमें इंडिया गठबंधन में लिया जाए। तो मेरी बड़प्पन जानकारी में नहीं दिखाते, है। हाँ, बड़प्पन दिखाते हुए आप लोग ये अप्रोच करते हैं कि आज ओवैसी साहब हमारा वोट कट जाता है आपके नहीं वजह से, आप आ जाइए हमारे नहीं, साथ। कट जाता है तो उसका इंतजाम हम करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर असेंबली के इलेक्शन में पिछली बार वो हमें नुकसान पहुंचा गए थे कुछ जगहों पर, हम्म। इस बार वो नहीं पहुंचा पाए।
हम अपनी व्यवस्था चाक चौबंद रखते हैं। हम हिंदू सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, हिंदू ध्रुवीकरण के खिलाफ हैं, तो हम मुस्लिम पोलराइजेशन के भी खिलाफ हैं, धर्म के नाम पर। आज हमसे तो बात कर रहे हैं आप, लेकिन मीडिया से खास तौर से आप मीडिया में उतना नहीं आते हैं। आप खास तौर से सोशल मीडिया पर भी आप बहुत ही कम एक्टिव रहते हैं। कोई खास रीजन है इसका? क्योंकि आज एक ऐसा दौर है कि हर कोई चाहता है कि हम इतना नाम बनाए तो थोड़ा शोहरत भी और हो जाए हमारा। तो क्या कभी ऐसा नहीं करता कि सोशल मीडिया के लिए एक टीम लगा दे, मीडिया में अपना बाइट वगैरह देते रहे? ऐसा कभी दिल नहीं करता है? कि मैं मीडिया में हर वक्त प्रवक्ता बने हुए लोगों को 10-10, 12-12 साल से देख रहा हूँ। वो बेचारे प्रवक्ता ही बने हुए हैं, उसमें कई बड़े बड़े नाम भी हैं, बड़े पॉपुलर नाम भी हैं। आपके पार्टी के भी हैं। मेरी पार्टी के भी होंगे, मैं तो हर पार्टी की बात कर रहा हूँ। आप और अपनी पार्टी बड़ा पे होंगे बोलेंगे और बाकी के बड़ा लिए। तेज तर्रार लोग हैं, लेकिन वो अभी तक उसी कैमरे के सामने बैठे हैं। और आप लोगों की दुआ से और हमारे पार्टी के नेताओं की मेहरबानी से और हमारे शुभचिंतकों के की शुभकामनाओं से 2 बार राज्यसभा के थे। हम जो है 2 बार राज्यसभा भी पहुंच चुके हैं और संसद के कैमरे के सामने खड़े होने का मौका भी मिल वो तो जाता सब है। पूरा देश देख रहा है। तो इन दोनों चीजों का कोई ताल्लुक नहीं है जी। कि मीडिया में आने से कुछ होगा और मीडिया में नहीं आओगे तो कुछ नहीं एक होगा। आखिरी सवाल, इंटरव्यू का आखिरी सवाल। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं आपके, आप जामिया से पढ़े, मैं जामिया के स्टूडेंट मैं भी हूँ। इनके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ स्टूडेंट पढ़ते हैं और वो उनका एक ख्वाब होता है पॉलिटिक्स में जाना। आप छात्र राजनीति से निकले हैं और ऐसा कोई बड़ा दाग आपके दामन पर अभी तक लगा नहीं है। इन सबको बचा लगेगा। करके, इन सब से बचते बचाते हुए आप दूसरी बार के राज्यसभा के सांसद बन चुके हैं। और हो सकता है कल होकर के अखिलेश यादव दोबारा सत्ता में आए तो वहां भी मंत्री बनेंगे आप। जो स्टूडेंट अभी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं और वो छात्र राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति में आना चाहते हैं, क्या सलाह होगा एक सीनियर के तौर पर? राजनीति में आइए। राजनीति में आए बगैर देश नहीं बदला जा सकता, देश की व्यवस्था नहीं बदली जा सकती। राजनीति में आना है, लेकिन मेरा कहना यह है, मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, लेकिन राजनीति में आने से पहले कम से कम 1000 बार सोचिएगा जरूर। इफ यू कैन अफोर्ड टू बी इन पॉलिटिक्स तभी आइएगा, क्योंकि यहां आने के बाद फिर गलत रास्ते पर ना उतरना पड़े, ऐसी परिस्थितियां हैं। अगर आप इतनी सहन शक्ति रखते हैं तब आइए, क्योंकि जीवन की बहुत सारी विधाएं हैं, राजनीति उनमें से एक है। और ये बहुत कुछ संघर्ष की भी मांग करती है, बहुत कुछ त्याग की भी मांग करती है और बहुत कुछ बर्दाश्त की भी मांग करती है। तो अगर आप त्याग, संघर्ष और बर्दाश्त का मादा रखते हैं तो राजनीति में आइए, जरूर आइए, क्योंकि बगैर राजनीति के अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव संभव नहीं है। इसलिए मैं तो चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा युवा और खास तौर से पढ़े लिखे युवा राजनीति में आए। आजकल आप सुनते होंगे बुद्धिजीवियों के भाषण कि राजनीति में साहब अपराधी आ गए, राजनीति में जो है लुटेरे आ गए, लूटपाट करने वाले आ गए। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पर लंबी बहसें होती हैं टीवी डिबेट के दौरान, लेकिन हम पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में प्रमोट करेंगे नहीं, और क्रिमिनल्स को, लफंगों को जो है वोट देंगे, उनको टिकट देंगे, उनसे उम्मीद करेंगे कि वो हमारे लिए कुछ करें और हम उन्हें मजबूत करेंगे। तो फिर अच्छे लोग राजनीति में कैसे आएंगे? आपका जो स्पेस राजनीति में है, कायदे के लोगों का, सलीके के लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का, सिद्धांतवादी लोगों का, वो आज लुटेरे, बदमाश, अपराधी किस्म के तत्व जो है राजनीति में घुस करके आपके स्पेस पर कब्जा कर रहे हैं। इसलिए जरूर आइए, स्वागत है आपका राजनीति में। और कुछ बनने बनाने की नीयत से बहुत जल्दी में मत आइए कि हम आएंगे तो हम एमएलए बन जाएंगे, चेयरमैन बन जाएंगे, एमपी बन जाएंगे तुरंत। कुछ दिनों अगर इस राजनीति को सीख लेंगे तो फिर आगे सब कुछ बनते रहेंगे। जी। जावेद साहब, देश के जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं आज के दौर में, आप उन सब पर बड़ी बेबाकी से बात की हमसे। चाहे सीएए हो, इलेक्टोरल बॉन्ड हो, ईवीएम हो, यूसीसी हो, या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव हो, इन सब पर बात करने के लिए और हमें हमें वक्त देने के लिए इसका बहुत शुक्रिया। क्योंकि आपका इसलिए खास तौर से शुक्रिया कि आप न तो एक पार्टी के आप कार्यकर्ता बोल रहे हैं, हालांकि है नहीं,
एक सांसद के तौर पर आपके ऊपर जिम्मेदारी है। इंडिया ब्लॉक की आप अपनी पार्टी को से कन्वीनर है, उसके लिए जिम्मेदारी है। टिकट वितरण होना बाकी है। इस सब में आप मेरे लिए इतना वक्त निकाले, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि राजनीति को लेकर के, छात्र राजनीति को लेकर के और देश के वर्तमान में जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं, उन सब पर आपके मन में जो भी सवाल रहे होंगे, समाजवादी पार्टी से हो या जावेद साहब से हो, वो सब क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास शख्सियत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।